ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए, अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिल के सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अच्छा, पहले ये बंदे जरा देख लें किस किस को लॉन्च किया गया। ताहिर अशरफी साहब, जो काबिल जिक्र थोड़े से लोग हैं, मौलवी, और एमल वली खान, और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती हैं उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया। सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीकाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे दो फायदे होते हैं, एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि अब तुमने पीछे हटना है। तो पहला कदम जिसने पीछे हटा लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तरीका है, वारदात है। अब इसमें सुहेल अफरीदी काफी अरसे दिन के काबू नहीं आ रहा, और यह शख्स जानता है कि दुखती रग कहां पे है, मुझे किस जगह पे हिट करना है। यह शख्स इतना जानता है। देखिए, 5 मरतबा यह बंदा गया अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो जानते नहीं सुहेल अफरीदी को, ना वो जानते हैं गंडापुर को, ना वो जानते हैं जुनैद अकबर को, वो तो जानते हैं जनाब इमरान खान को। उन्होंने वोट दिया इमरान खान को, और इन सारों को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बाकी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ था इलेक्शन। अब ये बंदा जाके अपने लीडर को मिलना चाहता है, उससे विजन लेना चाहता है कि जनाब आपका मैंडेट है, बताएं सूबा कैसे चलाना है। 5 मरतबा वो आदमी अपने सूबे से निकलता है, अदालती अहकामात साथ लेता है। खुले अदालती अहकामात के बावजूद उस शख्स की उसके लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि एक एसएचओ लेवल का आदमी उसे वहां पर रोक लेता है और रोक के उसको हर मरतबा बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। अब ये तो सबको मंजूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब कुछ चीजें बताई तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। देखिए, हुआ यह कि खैबर पख्तूनख्वा में ना बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं। ये जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमेशा हर मिलिट्री जान छुड़ाना चाहती है। जब भी आप कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जितनी मर्जी अच्छी फौज हो, वो कोई ना कोई गांध जरूर मारेगी। ये बलूचिस्तान में हुआ, बलूचिस्तान के लोगों को आज भी शिकवा। जो अकबर बुक्टी का मामला था वो क्या था, एक डॉक्टर के साथ रेप का मामला था, वहां से मामला सारा उठा था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशन हुए हैं तो वहां पे लोगों को बेशुमार शिकायत है, और बहुत सारी मैं जानता हूं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करते। देखिए, जितने भी सियासतदान होते हैं ना, या जो अलीट के लोग होते हैं, जो हुकूमतों के अंदर आते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े स्टेक होते हैं सिस्टम के अंदर। उन स्टेक्स की वजह से वो लोग बहुत सारी बातें पी जाते हैं, या बहुत सारी बातें जो करने की होती हैं वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार ये बातें करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, मेरा ये वाला स्टेक है ये खराब हो जाएगा, मेरी हुकूमत खराब हो जाएगी, मेरे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट खराब हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, इसके स्टेक्स बाहर नहीं है, इक़्तिदार में भी नहीं है अभी तक। इसका जो वाइड स्टेक है, जो बहुत बड़ा है, वो अडयाला जेल के अंदर बंद है। और ये है मिडिल क्लास आदमी, इसको इस बात का पता है कि ये सारी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ता, एस्टेब्लिशमेंट की भी गुलामी कर लेता, तो ये कभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन सकता था। इमरान खान के साथ वफादारी निभाई है, उसके नजरिए के साथ खड़ा हुआ है, तो ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। उसको इस बात का पता है। देखिए, अगर सुहेल अफरीदी ने किसी वक्त भी इस हुकूमत को अपनी कमजोरी बनाया, या किसी वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जरा सा भी शुबा हुआ कि इस आदमी को अपनी हुकूमत गिरने का खतरा है, या इसको अपनी हुकूमत से प्यार हो गया है, तो फिर वहां कहानी खत्म हो जाएगी सुहेल अफरीदी की। उसे इस बात की परवाह नहीं है, और उसने अब वो सच बोलना शुरू किया जिस सच को हमेशा बड़े बड़े लोग छुपाते रहे हैं। देखिए, मैं इस पे एतराज कर दिया, एकदम रोला डाल दिया जी मस्जिद के अंदर कुत्ते बंधे फौज ने, और हमने जब उन्हें कहा आप भी कुत्तों की तरह ही हो, यानी आप में कोई फर्क नहीं है कुत्तों में और आप में। और ये सुहेल अफरीदी ने एक बात बताई, लेकिन यहां सुहेल अफरीदी ने एक बात नहीं बताई, और बातें भी बताई थी। सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया था कि एक एक घर की 10-10 लाशें हमने उठाई हैं। इस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी झूठ बोल रहा है। सुहेल अफरीदी ने एक और मुतालबा भी किया था कि मेरा मुतालबा है कि बॉर्डर पर तैनात तमाम लोगों के असासे पब्लिक किए जाएं, ताकि हकीकत सबके सामने वाज़ेह हो जाए कि वहां से ये लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग। इसके ऊपर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसके ऊपर भी किसी ने रोला नहीं डाला। अब इन बातों के ऊपर भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। बेगुनाहों की अमवात का भी उसने जिक्र किया, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की, सारे के सारे आगे मस्जिद वाली बात पे। हालांकि एक इंसानी जान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है, ये मेरा दीन कहता है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आया ये स्टेटमेंट, और ये मैंने इन्हीं मौलवियों से सुनी है जो इस वक्त उछल उछल के बयान दे रहे हैं कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज्यादा है। तो आप एक मस्जिद की बात करते हैं, यानी यहां पे आप मस्जिद की बात करते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहा है सिस्टम। ये सिस्टम बहाना ढूंढ रहा है कि कहां पे हम सुहेल अफरीदी को दीवार के साथ लगाएं या एक कदम पीछे हटाएं। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक आजान देने का सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान के बाहर। कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये शुरू किया था, अहमद अली साहब वगैरह, कि जनाब हमने आजान देनी है। तो उन्होंने आजान देने का सिलसिला शुरू किया और एक उसका नाम भी रखा मिशन नूर। तो एस्टेब्लिशमेंट में फौरी तौर पे उनको एक कदम पीछे हटाने के लिए मिशन नूर के नाम को मुतनाज़ बना दिया। मौलवी लॉन्च कर दिए, बंदे लॉन्च कर दिए। अच्छा, उन लड़कों ने कहा जी हम तो एक कदम पीछे नहीं हटते, इसका यही नाम रहेगा। उन्होंने पहली मरतबा कहा कि ब्लैकमेल नहीं होते, जो करना कर लो।
और उन्होंने कामयाब अपना मिशन पूरा भी करके दिखाया। पाकिस्तान भर से लोगों ने अजानें दी, बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इमरान खान ने जेल में सुना, उसने कहा मुझे पता होता मैं भी अजान दे देता। तो अब ये सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाना चाहते हैं, एक कदम पीछे हटाना चाहते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने नहीं दिया। एक इंसान की जान की कीमत इससे ज्यादा है जो ये मस्जिद के अंदर कुत्ते या जानवर बांधने वाली बात है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसके सबूत अब सामने आना शुरू हो गए, लोग उस पर बात करना शुरू हो गए। ये ओवर रिएक्ट कर रहे थे ना। इस मुल्क में जजों के कमरों के अंदर कैमरे लग गए कि उनकी और उनकी जो फैमिली है, इनके जो खलबत के लम्हात है उनको फिल्मा दिया जाए। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर कब्जे हो गए। यहां पे चढ़ दौड़े नकाब पोश, यहां पे हजारों चादर और चार दीवारियों का तकद्दुस पामाल हो गया। इंसानों की जबरी तौर पे गुमशुदगियों का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है बड़े लंबे अरसे से। निहत्ते इंसानों पर गोलियां बरसाकर बार बार लाशें बिछाई गई इस मुल्क के अंदर। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, गालियां दी गई, धमकियां दी गई, बहन बेटियों और बहुओं को अगवा किया गया सिर्फ एक अस्करी आईनी तरमीम के लिए। माओ के गिरबानों में हाथ डाला गया सिर्फ इलेक्शन चोरी करने के लिए। पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया। इद्दत जैसे घटिया तरीन मुकदमात बनाए गए, हजारों बेगुनाहों को जेलों में डाल दिया गया, सैकड़ों मसाजिद को भी हाल ही में सील किया गया है। क्या आप सारे नहीं जानते कि वहां पे नमाजें और अज़ानें बंद हो गई थी? बेशुमार ये किया गया। इस्लामाबाद में रातों रात एक मस्जिद ही पूरी ढा दी इन्होंने। वो तो फजल रहमान वालों की मस्जिद थी, वो आगे चढ़ गए, उन्होंने दोबारा बनाएंगे। इन्होंने पैसा भी दिया, उनको जान छुड़ाई उनसे। ये सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं सिर्फ सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाने के लिए। कोई ऐसी बात नहीं है, खातिर जमा रखें, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एक मौके के तौर पर लिया है। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने जल्दबाजी की, उन्हें इंतजार करना चाहिए था, इससे बेहतर मौका शायद उन्हें मिल जाता, लेकिन यहां पे वो एक्सपोज हो गए मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात। और ये तो साबित शुदा है ना, यहां मैं आपको बढ़ के सुनाता हूं। ये देखिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं। एक तो जनाब कुछ साफ़ी हैं, उनको लॉन्च किया गया, एक साफ़ी वो कुछ कह रहे थे, तो इसके जवाब में वहां पे जो मौलाना नसीम अली शाह साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, NA 39 से बन्नू से, वो ये कहते हैं सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए, आप इंतहाई मोतमद सहाफ़ी हैं, वज़ीर आला साहब कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको वज़ीर आला के कॉल पर भरोसा नहीं तो बराए मेहरबानी माइक उठाएं और ज़िला खैबर में जाकर वहाँ अफरीदी कबाइल से इंटरव्यू लेकर पता कर लें, जबकि इसी इंटरव्यू को अपने इदारे के जरिए बगैर किसी कट के ऑन एयर भी कर दें, ताकि पूरी कौम को मालूम हो जाए कि वज़ीर आला का बयान सच है या झूठ है। खुली ऑफर दे दी उन्होंने। एक और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार हैं, वो कहते हैं जी आ जाओ, पाकिस्तान के जितने सहाफ़ी आना चाहते हैं मैं ले जाता हूँ, आपको तीरा में ले जाता हूँ, खैबर में ले जाता हूँ, चल के इंटरव्यू करें, लोग आपको बता देंगे। ये मैं आपको एक तकरीर सुनाता हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल अफरीदी साहब की तकरीर है कौमी असम्बली में। MNA इकबाल अफरीदी साहब आज से कुछ अर्सा कबल क्या कह रहे थे कौमी असम्बली में, जरा ये आप सुन लीजिए। एक तो ये इशू है, दूसरा हमारे तिरा में जो मकबूजा मस्जिद है 12-13 साल से उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस बदजमान है और उस पर कब्जा किए हुए हैं। मस्जिद अल्लाह का घर होता है और वो वहाँ के जो जितने भी अवाम है वो गुज़श्ता कई महीनों से वहाँ पे एहतिजाज पे बैठे हैं और ये एहतिजाज का सिलसिला गुज़श्ता 4-5 साल से जारी है। मैं गुजारिश करूंगा कि वहाँ पे डिशे चलाना, वहाँ पे बूटों के साथ अंदर घुसना, वहाँ पे आम मामलाती जिंदगी के जो जरूरियात है वो करना, ये वो अल्लाह का घर है, हम पे अजाब नाजिल हो जाएगा। लिहाजा मैं अपील करूंगा कि फौरी तौर पे वो रूलिंग दे कि वो मस्जिद जो है ना वो आजाद कराए और वहाँ उन पे इजाजत दे उन लोगों को। ये देखें जी, आप कौमी असम्बली में आप सुन रहे थे इकबाल अफरीदी साहब MNA हैं, अब वो ये बता रहे थे। इसके बाद डेस्क भी बजाया गया अपोजिशन की जाने से, बिल्कुल ही इजाजत देनी चाहिए, लोग जाएं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, वहाँ बूटों समेत अंदर घुसना, वहाँ TV लगाना, वहाँ पे वो डिश एंटीना वगैरह लगाना, ये चीजें करना ये नामुनासिब। अब वो ये कह रहे हैं कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर, तब तो किसी ने रोला नहीं डाला। भाई अगर इतनी मायूब बात होती तो उस दिन रोला डाल देते हैं ना। ये एक और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जो लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा अपने बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि मसाजिद को जो है वो वापस आज़ाद किया जाए, उनका कब्जा छोड़ा जाए, ये बैनर के ऊपर लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे जो शख्स तकरीर कर रहा है वो भी अपने मुंह से वही बात कर रहा है एग्जैक्टली। उसने सिर्फ गधे का इजाफा किया है कुत्ते के साथ। और ये मैं क्योंकि पश्तो में है तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो लोग पश्तो बोलते हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी एग्जैक्टली यही है कि वो भी बता रहा है वही बात जो सुहेल अफरीदी ने बताई थी। तो ये नाज़रीन मामला है सीधा सीधा और साफ साफ। अब जनाब एक कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी जारी करवा दिया गया, एयरवाई के ऊपर न्यूज़ चल जाती है सबसे पहले कि जनाब शोहदा की कुर्बानियों को सियासी तनाज़ात में घसीटना काबिल मज़म्मत है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सहाफ़ियों ने जनाब इसकी मज़म्मत कर दी और ये और वो और बड़ा जारी कर दिया। तो इसमें मोहम्मद फ़हीम साहब हैं जो इसी मुल्क में जर्नलिज्म करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक उस्ताद भी हैं, बड़े शानदार आदमी हैं। मोहम्मद फ़हीम साहब ये कहते हैं कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा कोई बयान शेयर नहीं किया गया है। यानी बार बार इस किस्म की बातें की गई। सुहेल अफरीदी ने एक और बात भी तो की थी ना कि 10 अफराद मारे गए थे एक ही खानदान के और मसाजिद में कुत्ते ले आए थे। किसी एक बंदे ने भी 10 लोगों के मरने पर एतराज नहीं किया। अब इसका सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने लेकर आ गई और उन्होंने तस्वीरें भी जारी कर दी और बता दिया कि ये बंदे एक साथ शहीद हो गए थे और जब इनकी लाशें उठाई जा रही थी तो गोलियां भी चलाई जा रही थी। यानी ये एक तरह का दबाव है जो सुहेल अफरीदी पे डाला जा रहा है, जो मुझे इस सारे मामले में समझ आई है। अच्छा एक चीज और है, जो लोग इस इलाके में रहते ही नहीं है वो इसके ऊपर दावा कैसे कर सकते हैं? यानी ये लोग जो पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि वादी तीरा में और वादी वो खैबर में क्या हो रहा है? यानी ताहिर अशरफी ने उठ के स्टेटमेंट तो दे दिया। ताहिर अशरफी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो मकामी लोग हैं उनसे रब्ता हुआ,
उन्होंने कहा जी हम हलफ दे देते हैं, ताहिर अशरफी हलफ दे दे इसके ऊपर कि ताहिर अशरफी साहब क्या कुरान पाक पे फैसला कर लेंगे हमारे साथ कि मस्जिद के ऊपर कब्जा हुआ या नहीं हुआ और मस्जिद में जानवर गए या नहीं गए। तो ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ कुरान पाक पे रख के फैसला कर दें, उन्होंने ये कह दिया। तो ये आगे कहना बड़ा आसान होता है, आप इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं डिमांड करते। अब ताहिर अशरफी जिस लेवल का मौलवी है उसको चाहिए था कि क्योंकि एक मस्जिद के अंदर जानवर ले जाने की बात हुई है तो बजाय इसके कि एक तरफा स्टेटमेंट जारी कर देता, उसको चाहिए था कि वो ये कहता कि जी इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और अगर कोई लोग इसमें मुलव्विस है और ऐसा कोई वाकया हुआ है या मस्जिद के ऊपर कब्जा हुआ है तो कब्जा फौरी तौर पर छोड़ा जाए। देखिए एक इशू है, जब ऑपरेशन हो रहा था ना जिन दिनों में, बहुत मैं पुरानी बात आपको बता रहा हूं, तो ये जो दहशतगर्द ना ये सबसे पहले मदारिस में और मसाजिद में आते थे क्योंकि यहीं पे पाक फौज ने शुरू में इनकी ट्रेनिंग की थी। ये सारे मदारस पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ वहां पे दीनी जमातों ने मिलकर बनाए थे और इन मदारस में पूरी दुनिया से आने वाले दहशतगर्दों को ट्रेन किया गया था। जो अफगानिस्तान से लोग आए थे हिजरत करके, उनके बच्चों को यहां पे पढ़ा के और उनको तरबियत दी गई थी जंग की, फिर वही बाद में तालिबान कहलाए थे, वो वहां पे लड़ने के लिए गए थे। तो जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए लोग आए तो इन्होंने उन्हीं मदारिस को और मसाजिद को इस्तेमाल भी किया और फिर उसकी वजह से कुछ मदरसे और मसाजिद जो हैं वो शहीद भी हुए, ये बात ठीक है। लेकिन मकामी लोगों का ये कहना कि हमारी मसाजिद के ऊपर लंबे अरसे से कब्जा है, ये बात जो है वो कौमी असेंबली में भी उठाई गई है, लिहाजा इस चीज को उस एंगल से भी देखा जाना चाहिए। और सुहेल अफरीदी को दबाने के लिए ये सारा जो बयानिया उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अदरवाइज इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई बवाल खड़ा किया जाए। नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम जो आ रही है इसके अंदर खतरात क्या क्या है, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जागो पाकिस्तान के नाम से कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा तो अभी तक अवाम के सामने नहीं आया, लेकिन जो चीजें जिन्हें छेड़ा जा रहा है कि जो मौजूदा आइन है वो क्या है और उसमें जो रद्दोबदल हो सकता है वो क्या हो सकता है। इसमें एक आर्टिकल 160 है, 163A, ये NFC अवार्ड से मुताल्लिक आर्टिकल है। अच्छा, इसमें जो आर्टिकल 163 है वो ये कहता है कि सूबों का कौमी फंड्स में हिस्सा कम नहीं हो सकता। वैसे ही सूबों को इतना ज्यादा हिस्सा नहीं मिलता, वफाक ज्यादा पैसे लेता है, आई थिंक 57% वफाक लेता है, 43% सूबों को जाता है। लेकिन अगर इन्होंने तरमीम कर दी तो मरकज को सूबाई फंड्स का हिस्सा तकरीबन 500 अरब रुपए दिफा कर्ज के लिए लेने की इजाजत मिल जाएगी, यानी वो सूबों का हिस्सा मरकज इस्तेमाल कर सकेगा। नंबर 2 आर्टिकल 200 है जजेस की मुंतकली, यानी पहले जज की इजाजत हो तो जज को एक अदालत से अब दूसरी अदालत में ले जा सकते हैं, लेकिन अब यह है कि जज को एक सरकारी ऑफिसर बना दिया, जिधर मर्जी उठा के उसको पोस्ट कर दिया, उसकी ट्रांसफर कर दी, तो जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग होना शुरू हो जाएगी और जज बिल्कुल डरे डरे सहमे सहमे रहा करेंगे कि अगर मैंने फैसला हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ दिया तो मुझे कहीं ये बलूचिस्तान ट्रांसफर ना कर दें या कहीं सिंध में ट्रांसफर ना कर दें या कहीं खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफर ना कर दें या कहीं किसी और लाहौर या मुल्तान हाई कोर्ट में या फैसलाबाद कहीं और जगह पे मुझे ना भिजवा दें। तो जज बेचारे इस डर से अब फैसले भी नहीं दे पाएंगे। ये है जनाब आर्टिकल 200। नया आईनी अदालत, ये अब एक नया आर्टिकल शामिल किया जाएगा, आईनी अदालत बनाई जाएगी और यानी सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करता है वैसे तो, लेकिन अब एक अपनी अलग से आईनी अदालत बनाएंगे जहां पे जज जो है ये खुद लेकर आके अपनी मर्जी के बैठाएंगे और उन जजों के जरिए से अपने तमाम आईनी मामलात के फैसले लिया करेंगे, यानी सत्ते खैरा किसी किस्म का प्रॉब्लम इनको आइंदा अदालत की तरफ से नहीं होगा। मजिस्ट्रेट की तकर्रियां, ये एक अलग मामला है। आर्टिकल 213 के अंदर भी ये तरमीम करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन में, यानी इलेक्शन कमीशन पहले अपोजिशन लीडर और वजीर आजम ये दोनों मिलकर उसका तकर्रुर करते हैं कि कौन होगा, ये आपस में कंसेंसस के साथ होता है क्योंकि इलेक्शन में दोनों ने, अपोजिशन ने और हुकूमत ने दोनों ने जाना होता है, लेकिन यहां पे वो चाह रहे हैं कि इसको तब्दील कर दिया जाए और वजीर आजम के पास इख्तियार आ जाए, जैसा कि मुबैना तौर पर चीजें सामने आ रही, वजीर आजम के पास इख्तियार आ जाए जैसा कि आर्मी चीफ की तैनाती में उसके पास ये इख्तियार है। आर्टिकल 243 फौज की कमान, जो पहले आइन है वो ये कहता है कि सदर सुप्रीम कमांडर है। अच्छा, अब इसमें कमांड के ढांचे में तरमीम की जाएगी ताकि एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल को मजीद मजबूत बनाया जा सके। जो फौजी सरबराह उसका आईनी उहदा हो जाएगा, बहुत तगड़ा हो जाएगा, सदर से भी वज़ीर आज़म से भी तगड़ा हो जाएगा। और जनाब दीगर कुछ और है, 18वीं तरमीम के अंदर कुछ चीज़ें थी उनको खत्म करके सूबे की तालीम और फलाह बहबूद और दूसरी चीज़ें उठा के इधर ले आएंगे वफाक के पास। तो ये 2 नंबर की जा रही है, लेकिन फजल रहमान साहब ने इसके बाद एक स्टेटमेंट जारी किया है। फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट को संजीदा तो नहीं लेना चाहिए, पिछली मरतबा उन्होंने ही मदद करके 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल करवाई थी। अगर फजल रहमान साहब धोखा ना देते तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उल्टा भी लटक जाती, आसिम मुनीर साहब अपना पूरा जोर भी लगा लेते, तो कभी भी 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी अगर फजल रहमान साहब सहूलतकारी ना करते, मदद ना करते तो। लेकिन फजल रहमान साहब ने सहूलतकारी और मदद की, जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल करवा ली। अब फजल रहमान साहब कहते हैं कि 35 शिक्कें ऐसी थी 26वीं आईनी तरमीम में जो हमारे सामने आई और हमने उन पर एतराज़ किया था। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी 27वीं आईनी तरमीम में पास की जाती है तो हम इसे आइन और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। तो ये बात वाज़ेह है कि अगर 26वीं तरमीम की कोई चीज़ आई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। फजल रहमान साहब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपने माले गनीमत की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें भी ले ली और हुकूमत को भी दिलवा दी। अब उनके पास कौमी असेंबली में 2 था, अक्सरियत पूरी है। अहमद वली खान को मिलाकर उनको सिर्फ 2 वोट चाहिए बाकी, और आपके 2 से 3 सेनेटर मैं जानता हूं आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बड़े आराम से हुकूमत ये आईनी तरमीम कर लेगी। सिर्फ हुकूमत ये चाहती है कि आप उनके साथ बैठकर कर ले, लेकिन फेस सेविंग के लिए अगर आप अलग रहना चाहें तो आप अलग भी रह सकते हैं। ये तो हो जाएगी, आईनी तरमीम तो हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस आईनी तरमीम के बाद मिशन मुकम्मल हो जाएगा? ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा।
ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, छलांगे मारें, तख्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील करने जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है। अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे।